पाकिस्तान के खिलाफ भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब, तारीख से सबक सीखने के लिए दोनों मुल्क ही नहीं तैयार। पाकिस्तान की तरफ से करारे जवाब ने दोनों को छठी का दूध याद करा दिया। जानिए चशम कुशा हकाइक तह तक में। भारत के पांव से जमीन से रखने लगी, बारूद के दहाने पर बैठे मुल्क में आजादी की तहरीक फैसला कुन मरहलों में दाखिल। सिख और कश्मीरी हुर्रियत की इस जंग में एक सफे पर आ गए। दूसरी जानिब गुजरात का कसाई मोदी एक बार फिर मुसलमानों के दर पे 250 से जायद घर जला दिए। खुद सयाद अपने जाल में फंस गया। लिबरल औरत मार्च के नाम पर लिबरल आंटियों की सरपरस्ती कौन कर रहा था? हकूक निस्वा के नाम पर नाम निहाद मार्च में पीटीएम का क्या किरदार? पाकिस्तानी खवातीन ने लिबरल आंटियों पे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। अहम हकाइक तह तक में। अस्सलामु अलैकुम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तह तक में खुशामदीद, मैं हूं हसन हाशमी। नाज़रीन, टाइम बहुत कम है और हकाइक बहुत ज्यादा है जो कि आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन सफ आ रहा है तो दुश्मन को बहुत हद तक जवाब मिल भी चुका है, मिल भी रहा है और माजी में भी मिलता रहा है। और अभी चूंकि पुलवामा अटैक के बाद जो मामला चल रहे थे और मोदी की जो ढिठाई है वो अपनी जगह पर बरकरार है। खुद से हिंदुस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं भी थोड़ी देर में आपके सामने बड़े अहम हकाइक में रखूंगा। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आजकल चर्चा ये है कि मोदी सरकार की जानिब से जो अपने तैयारों को मरवाया गया पाकिस्तान के हाथों, अपने पायलटों की बलि चढ़ाई गई है पाकिस्तान के हाथों, उसमें एक तो पायलट हमने वापस कर दिया, दूसरा पायलट किधर है उसके बारे में यही कुछ तस्करा चल रहा है कि वो इसराइली है। और कुछ जराए भी ये बता रहे हैं कि इसराइली पायलट अभी पाकिस्तान के बहरहाल पास। कुछ इत्तलात बहरहाल ऐसी भी हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में एक वीडियो और लॉन्च होने जा रही है और वो जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन मैं आपको भारत और इसराइल इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर के बारे में जरा बताऊंगा। इससे पहले भी वो अच्छी खासी मार खा चुके हैं पाकिस्तान के हाथों। पाकिस्तान को वो समझते भी हैं, दुश्मन हमें जानता है, उसके बावजूद शरारत से बाज नहीं आता। उसकी तबीयत है और तबीयत में फिर जब डंडा फिरता है तो फिर उसके बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक तारीख के एक वाक़े की याद दिलाना चाहूंगा। नाज़रीन, 1981 में इराक के एटमी रिएक्टर को कामयाबी से तबाह करने के बाद इसराइल बड़ा खुश था और इसराइल का हौसला भी बहुत बढ़ गया था और उसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करने का एक मंसूबा बनाया था। द एशियन एज की दो जर्नलिस्ट की लिखी हुई एक मशहूर किताब में सारे वाक़े की काफी तफसीलात बहरहाल मौजूद है, जिसका नाम है डिसेप्शन पाकिस्तान, द यूएस एंड द ग्लोबल वेपन्स कॉन्स्पिरेसी। नाज़रीन, ये 80 की दहाई के दरमियानी अरसा था। इंडियन गुजरात के जो गढ़ है एयरफील्ड पर इसराइली जहाजों का एक स्क्वाड्रन जो था पाकिस्तान के कोहोटा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज गिराने का इरादा किया था जो सुबह सवेरे बहरा हिंद के ऊपर से प्रवास करता हुआ इस्लामाबाद जाने वाला था। और उनका प्लान बड़ा सादा सा था। उनका प्लान यह था कि वो एक कॉम्बैट या टाइट ग्रुप की शक्ल में प्रवास करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रडार्स को धोखा दिया जा सके और रडार्स ऑपरेटर ये समझे कि शायद कोई एक ही बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज है और फिर वो अच्छे बच्चों की तरह बड़ा जो गुड्डी गुड्डी प्लान होता है कोहटा पर बमबारी करके उसको तबाह कर देंगे और वहां से सीधे जम्मू कश्मीर जाकर रिफ्यूलिंग करेंगे और निकल जाएंगे और सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। नाज़रीन, दुश्मन को मालूम है कि यहां एक आईएसआई भी है और आईएसआई आपको भी पता है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है और उसकी नजरों से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं बच सकता। और आईएसआई ने अपनी भागदौड़ तेज कर दी उन दिनों और बिलाखिर हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले हमले और साजिश का पूरा सुराग लगा लिया। ये जो बच्चे इसराइल और भारत शरारत करना चाह रहे थे पाकिस्तान के हवाले से और अपनी तरफ से 4 दीवारी में बंद कमरे में बैठ के उन्होंने सर जोड़कर प्लान बनाया था, वो आईएसआई के पास सारा मिनवान आ गया। यानी हमला सुबह 4 बजे होना था और उस वक्त जनरल जियाउल हक साहब को रात 12 बजे इत्तला दी गई। जनरल जिया ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया, उनका दिमाग कैलकुलेटर चला और फौरी एक उन्होंने फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा। दुश्मन को दुश्मन को भिनक तक नहीं पड़ने दी कि अब इनका प्लान क्या चल रहा है। अब यह था कि हमला नाकाम बनाया जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल सके और फौरन ही एक भरपूर जवाबी हमले का प्लान पाकिस्तान ने बना लिया।
पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते नाज़रीन तश्कील दिए गए। पहले के जिम्मे यह काम था कि वो इसराइली जहाजों के हमले को नाकाम बनाए और उनको मार गिराए। इस मामले में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड 100% है और 100% रिकॉर्ड होने के बावजूद शरारतें दुश्मन की जारी रहती हैं। बहरहाल दूसरे दस्ते को मुंबई ट्रॉम्बे में मौजूद इंडिया के भाभा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क मिला, जबकि तीसरे दस्ते को निजी डेजर्ट में मौजूद इसराइल के डेमोनाइज न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। 3 दस्ते थे जो कि पाकिस्तान की फिजाइया के चाको चौबंद हो चुके थे, लेकिन इसराइल पर हमले में मसला यह था कि पाकिस्तानी जहाज वहां रीफ्यूलिंग ना कर पाते। अब प्रॉब्लम थी, हमने इंडिया को तो कवर कर लिया, इसराइल को भी तो ठिकाने लगाना था ना। अब मसला यह था कि जहाज वहां जाते लेकिन रीफ्यूलिंग का मसला बहरहाल था, यानी एक किस्म का खुदकुश उनका ये मिशन था, यानी वापसी मुमकिन नहीं थी और ये एक फिदाई मिशन था। इसके लिए नाज़रीन 4 जवानों की जरूरत थी। उस वक्त जब एयरफोर्स के जवानों से पूछा गया तो 10 जवान तैयार हो गए, उनमें से 4 का इंतखाब करने के लिए कुर्रा डालना पड़ा। हर जवान ये एजाज हासिल करने के लिए बेचैन था। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। तो यह कहा जाता है कि जनरल ज़िया की अज़्म और हिम्मत, कुव्वत फैसला और जंगी हिकमत अमलियों से खौफजदा इंडियन जनरल्स इस सारी सूरत हाल या इस एडवेंचर के हक में नहीं थे और इसको खुदकुशी करार दे रहे थे। और इन लोगों को कायल करने में इसराइल और इंदिरा गांधी से, यानी इन दोनों ने बहुत मेहनत की। बहरहाल जनरल ज़िया और पाकिस्तानी एयरफोर्स शिद्दत से हमले के मुंतजिर थे कि आए हम पर हमला आवर हो, फिर हम इनके दांत खट्टे करें। वो इसको आलम इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को उनकी एटमी कुव्वत से महरूम करने का एक बड़ा सुनहरी मौका समझ रहे थे। ये पाकिस्तानियों के जज्बात थे, पाकिस्तानी फौज के जज्बात थे। उधर एक इनके अब्बू जान भी बैठे हैं जिनका नाम अमेरिका है। तो जो उनके अब्बू जान है अमेरिका, उनकी जो अमेरिकी सेटेलाइट है, उन्होंने पाकिस्तानी जहाजों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया और फौरी तौर पर उन्होंने इसराइल और इंडिया को आगाह किया और उन्होंने निहायत भोंडे अंदाज में अपने मिशन से पिस्पाई इख्तियार कर ली। इसको छुपाया भी नहीं जा सके। नतीजे में पूरी दुनिया में दोनों की सुबकी हुई। तब पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया कि ना पाकिस्तान इराक है और ना ही पाकिस्तानी फौज इराकी फौज है। आइंदा ऐसी किसी भी मुहिम जोई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की फौज है। और अब तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान की फौज मजीद ट्रेंड हो चुकी है, क्योंकि इन जैसे शातिर दुश्मनों का मुकाबला कर कर के और हालत जंग में रह रह के इतना क़याम अमन पाकिस्तान में किया है, तो अब तो माशाल्लाह उनका लेवल, उनका मोराल और ज्यादा बुलंद हो चुका है। और अब आ जाते हैं नाज़रीन पाकिस्तान, जो भारत और इसराइल की पाकिस्तान के खिलाफ हालिया जारियत है। तारीख ने अपने आप को दोहराया और एक बार फिर भारत और इसराइल की नाक से लकीरें निकलवाई पाकिस्तान। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के नाकाम मंसूबे की बहुत सी बातें मीडिया पर आ चुकी। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें कुछ तस्वीरें इसराइली अखबारात की आ रही हैं कि भाई एक इसराइली पायलट जो गिरफ्तार, उसका चेहरा बाहर ब्लर करके दिखाया जाता है, लेकिन बहरहाल कुछ इत्तलात हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में एक वीडियो मंजर आम पर आने वाली है। और एक बहुत बड़ा क्लू ये भी है कि जिस तरह अमेरिका फौरी तौर पर हरकत में आया और ट्रम्प ने जिस तरह उम्मीद की बातें की और जी जंग खत्म हो जाएगी और सब गुडी गुडी हो जाएगा, तो इससे अंदाजा होता है कि अमेरिका की बेचैनी देखकर कुछ मामलात हैं। अब कहने की बात यह है, आईएसआई से उनका वास्ता पड़ा, पाक फौज से उनका वास्ता पड़ा, और पाक फौज और आईएसआई और पाकिस्तानी कौम को इससे पहले भी जान चुके हैं और उसके बावजूद अगर वो ये एडवेंचर करते तो उसके बाद तो फिर यही होगा। तहम अब जो मोतबर जराए से जो तफसीलात मिल रही हैं, जो मजीद हमें तफसीलात मिल रही है, बड़े गौर से आपने बात सुननी है कि अभी इन दिनों में हुआ क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाज़रीन, 27 फरवरी की रात दोनों मुल्क यानी पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब आ चुके थे। हम ये बताएंगे कि कितने करीब आ चुके थे। और जराए ने इन खबरों की भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने एक नहीं 2 पायलट पकड़े थे और यह कि उनमें से एक इसराइली था। यह भी मालूम हुआ है कि जारियत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भारत के 16 शहरों के साथ साथ इसराइल को भी मिसाइल के निशानों पर रख लिया था। वैसे भी आइंदा चंद दिनों में इसराइली पायलट की वीडियो भी मंजर आम पर आने वाली है, फिक्र न कीजिए। वो भी उसको भी चाय की चुस्कियां खिलाएंगे, क्योंकि मैं चाय पीता कि नहीं पीता, लेकिन बहरहाल एक मग जरूर पकड़ाएंगे उसे, क्योंकि मिग गिराया तो उसके बाद एक मग इसको भी पकड़ा देंगे। बहरहाल पाकिस्तान पर हमले की गीदड़ भभकी सिर्फ भारत नहीं बल्कि इसराइल की तरफ से भी आई थी। हम भारत समझ रहे थे, ये एक ज्वाइंट वेंचर था। इसराइल को अपने गिरफ्तार पायलट को ना छोड़े जाने का गुस्सा था। जराए ने बताया कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने
भारत के 2 तैयारे मार गिराए तो MiG-21 में सिर्फ अभिनंदन बैठा था, जो पैराशूट के जरिए पाकिस्तानी इलाके में उतरते ही पकड़ा गया, जबकि 2 अफराद की गुंजाइश वाले सुखोई 30 तैयारे में 2 पायलट बैठे थे। इस तैयारे का मलबा और एक पायलट सरहद के उस पार भारतीय मकबूजा इलाके में गिरा, जबकि दूसरा पायलट पाकिस्तानी इलाके में उतरा और गिरफ्तार हो गया। मंजर पे नहीं है, मसला उस वक्त खड़ा हुआ जब गिरफ्तार किए जाने वाला दूसरा पायलट इसराइली निकला। जराये के मुताबिक भारत ने अपना पायलट अभिनंदन तो फौरी तौर पर मांग लिया, लेकिन वो इसराइली पायलट को मांगने की पोजीशन में नहीं था। वो किस मुंह से कहते कि भाई इसराइली पायलट भी हमारा दोस्त था, हमारा सज्जन था, बेली था, उसने तो हमारा साथ दिया था। ये बड़ा मसला हो जाता है ना, आप समझदार है, इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं। बहरहाल इस सूरत में दोनों ममालिक का मकरू गठजोड़ बेनकाब हो गया। फिर यह कि टेक्निकल तौर पर भारत सिर्फ अपने पायलट की रिहाई का मुतालबा कर सकता था। अब जराये के मुताबिक दूसरी जानिब इसराइल भी मुश्किल में पड़ गया कि वो किस मुंह से पाकिस्तान से अपने पायलट की वापसी का मुतालबा करे। वो तो साइड पे होकर बैठा था, अपनी तरफ से ऐसे सिर्फ देख रहा था, तो उसका तो लेना देना कोई नहीं था ना, वो तो इंटरफेरेंस करते ही नहीं बकौल उनके। और ये मुतालबा करके मतलब अपने अगर वो पायलट को मांगता है तो ये तो फिर वो तस्लीम कर लेता कि पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी सिर्फ भारतीय पायलट ने नहीं बल्कि इसराइली पायलट ने भी की। यानी दोनों मुल्कों की पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका जारियत थी। आप ये अंदाजा लगाएं किस जगह पर आकर अल्लाह ने दुश्मन को फंसा दिया। और हमारी फौज, कहते हैं हमारी ISI, हमारी फौज, हमारे इदारे, इनकी तो सोच वहां से शुरू होती है जहां से इन लोगों की सोच खत्म होती है। हमारे दुश्मनों की वो भी सोच रहे होते हैं, उनके तसव्वुर में भी नहीं था ये कहां जाके फंसेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि वो इस पायलट को किसके हवाले करे, क्योंकि बात तो सामने ने इसराइल का इस सारी जंग में नाम तो आ नहीं रहा था। बहरहाल पाकिस्तान ने ना अब तक इसराइल को तस्लीम किया है और ना ही दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात हैं। जराये के बकौल बड़ा अजीब मसला बन गया था। बिलाखिर इसराइल ने अपनी मदद के लिए मजबूरन अमरीकी हुक्काम को फोन किया और कहा कि वो पाकिस्तान से इसराइली पायलट रिहा करने का कहें, रिक्वेस्ट करें। इसराइल ये गीदड़ भपकी भी दी थी कि अगर इसका पायलट रिहा नहीं किया गया तो वो पाकिस्तान से जंग करेगा। तो ये मुंह और ये मसूर की दाल। जवाब में पाकिस्तान ने 2 टोक कहा कि अगर इसराइल ने जारियत की तो इसका भी भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। जराये के मुताबिक 27 फरवरी को भारत के मुमकिना हमले से निमटने के लिए पाकिस्तान ने 3 अक़साम के मिसाइल नस्ब किए थे, जिसने दुश्मनों की नींदें हराम की हुई हैं। उनमें से एक शाहीन 3 खास तौर पर इसराइल को जवाब देने के लिए था, इसराइल की इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई करने के लिए था। यह पहली बार था कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल नस्ब किए, जिसकी रेंज में इसराइल के तमाम शहर भी आते हैं। शाहीन 3 पाकिस्तान का सबसे तवील रेंज रखने वाला मिसाइल है। इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। यूं शाहीन 3 भारत के हर कोने से लेकर मशरक़े वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के कई हिस्सों तक मार करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने यह मिसाइल भारतीय अग्नि 3 के मुकाबले पर बनाया था। जराये के मुताबिक 2500 किलोमीटर रेंज वाले शाहीन 2 को मॉडिफाइड करके शाहीन 3 बनाने के बाद अब पाकिस्तान की रेंज में न सिर्फ भारत के तमाम शहर आ चुके हैं, बल्कि खलीज बंगाल में भारत के दूर दराज जजीरे इंडमान और निकोबार भी शाहीन 3 की रिहाई में हैं, यानी इनकी रसाई में हैं। ये दोनों जजीरे भारत के लिए अहम स्ट्रेटेजिक हैसियत रखते हैं। नाज़रीन, शाहीन 3 मिसाइल बनाए जाने के नतीजे में अंडमान और निकोबार जजीरों से भारत की सेकंड स्ट्राइक करने की सलाहियत भी खत्म हो गई है। वो कहते हैं ना, घेर के मारेंगे, तो घेर के मारा जा रहा है दुश्मन को। जराये ने यह भी बताया है कि मुमकिना भारतीय हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल भी नस्ब किए थे। यानी जो चवन्ना इंटेलिजेंस इत्तलात थी कि भारत पाकिस्तान पर अपने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल मारने का इरादा रखता है। अब बाबर क्रूज मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर और यह सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत भी रखता है, जबकि बाबर क्रूज मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर तक बढ़ाने की गुंजाइश है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जो तीसरी किस्म के मिसाइल नस्ब किए, जिसकी वजह से दुश्मन पर एक हैबत तारी थी, वो नसर थे, सॉलिड फ्यूल ब्लास्टिक मिसाइल। नसर बिल्कुल दुरुस्त निशाने के साथ टेक्टिकल वॉरहेड, यानी टेक्टिकल वॉरहेड मीन छोटे एटम बम ले जाने की भी सलाहियत रखता है। जबकि नसर मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता। अब इन्होंने बड़े बड़े एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। हमारे नसर में ये क्वालिटी है कि इनके ये डिफेंस सिस्टम भी रोकने से कासिर है। इस हवाले से जराये ने ये बताया कि नसर मिसाइल की ऊंचाई
1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती, यानी वो निचली परवाज के साथ हदफ को निशाना बनाता है, लिहाजा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे शनाख्त नहीं कर पाता। और फिर यह कि नसर मिसाइल को तोपखाने और J-17 और F-16 के जरिए भी चलाया जा सकता है। जरा के बकौल 27 फरवरी की रात छोटे एटम बम ले जाने की सलाहियत रखने वाले नसर मिसाइल को न सिर्फ नस्फ कर दिया गया था, बल्कि फील्ड कमांडर को चलाने की इजाजत भी दे दी गई थी। ये नहीं था कि भाईजान फोन करेंगे और मालूम करेंगे सर बटन दबा दिया जाए, तो बटन दबाने की इजाजत दे दी गई थी। ये थी पाकिस्तान की हिकमत अमली के अमन को कमजोरी नहीं समझनी। जराये के मुताबिक भारत ने कराची, भावलपुर और राजस्थान समेत पाकिस्तान में 8 टारगेट्स का इंतखाब किया था। उनमें से भारत ने 2 अहदाफ फिजाई हमले से तबाह करने का मंसूबा बना रखा था, जबकि बाकी 6 अहदाफ जमीनी थे जिन पर वो अपने बैटल ग्रुप्स के जरिए कब्जा करना चाहता था। अगेन ये मुंह और मसूर की दाल, ऐसे नहीं है मुहावरे बनते। भारत ने राजस्थान एयरबेस से फिजाई हमले के लिए भारतीय पायलटों के साथ इसराइली पायलट भी मौजूद थे। इसके जवाब में, ये राजस्थान की बात कर, पाकिस्तान ने भारत के जो 18 अहदाफ मुंतखब किए थे, ये मीटिंग हुई थी मोदी के घर में बैठ, लेकिन हमारी आईएसए को पहले पता लग गया और उन्होंने ठीक ठाक बताया। और पाकिस्तान ने जवाबन 18 अहदाफ जो मुंतखब किए थे, उनमें मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ और बंगलोर समेत 16 भारतीय शहर शामिल थे। जराये के बकौल पाकिस्तानी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के मुताबिक इस्लामाबाद हमले में पहल का हक, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं आपको मैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है इस वक्त इंटरनेशनल चल रही है आलमी, उसके मुताबिक इस्लामाबाद हमले में पहल का हक रखता है, यानी पाकिस्तान पहले हमला कर सकता है, क्योंकि हमले में पहल ना करने के आलमी मुआहदे पर भारत ने दस्तखत कर रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ताहाल इसे साइन नहीं किया। जराये के मुताबिक इसके बावजूद सब्र और तहम्मुल की पॉलिसी के तहत 27 फरवरी की रात को यह तय किया गया था कि हमले में पहल नहीं किया जाएगा, और अगर इसराइल या भारत की जानिब से जारियत की जाती है तो इस सूरत में 3 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ये हमारा ज़रफ है और हमारे शहादत के लिए हमारे जवान तड़प रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल को एक बार जहन में रखिएगा कि भारत, इसराइल या इंटायर पाकिस्तान, जितनी भी कुव्वतें हैं, उन्हें पाकिस्तान पर हमले के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। उनका बस नहीं चलता, शरारतें करते हैं, दहशतगर्दी करवाते हैं। इसके अलावा दीगर पाकिस्तान के अंदर से ही लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी करने के लिए पैसे देते हैं। उनका भी चुनाव, अब उनको भी पकड़ा जा रहा है हर तरफ से। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि स्लीपर सेल्स भी हैं, पाक फौज की तरफ से, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, पाकिस्तान के जवानों की तरफ से। वो कहते हैं ना कि चुन चुन के ना सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं उनको मारा जा रहा है, बल्कि इनकी जो साजिशें हैं, उनकी साजिशों को सरहद पार भी उनको बिल्कुल लाचार करके रखा। आप कितनी बढ़िया बात है, आप खुद तसव्वुर करें। मतलब वो कहते हैं ना 3 में ना 13 में, एक ऐसी छिपकली ना जिसे उगल सकते हैं ना जिसे निगल सकते हैं। ये हालात भारत और इसराइल के हो गए, जबकि 80s में पहले भी पाकिस्तान के हाथों पिटते पिटते बच गए थे। वो कहते हैं बंदे को बगैरत होना चाहिए, इज्जत तो आनी जानी चीज है। यहाँ हमने देखा कि मुल्क भी बगैरत होते हैं, इज्जत तो आनी जानी चीज है, वरना इतने बाप के थे तो आते ना हमला करते उस वक्त भी। लेकिन अबू जान जो अमेरिका है, उनकी सैटेलाइट ने बता दिया कि बेटे उधर जाओगे ना, ऐसी आओ भगत की जाएगी कि आपको लग पता जाएगा। अभी एक ब्रेक की तरफ जाने, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपके सामने मोदी की तरफ से जो गुजरात मैसेकर हुआ था, कत्लेआम हुआ था, मोदी कसाई एक बार फिर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, वो कैसे और इस वक्त मोदी के लिए और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, वो आप लोगों के लिए खुशखबरी, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। और भारत का मकरू चेहरा जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बेनकाब होता जा रहा है, और अभी दुनिया के जितनी भी अमन पसंद कुव्वतें हैं, दुनिया की जितने भी वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आलमी अमन की बात करते हैं, इस बात को समझ लीजिए कि पाकिस्तान उन सब की जंग लड़ रहा है। इस बात को माइंड कर लीजिए, जहन में बिठा लीजिए। और दूसरी तरफ जो मोदी आलमी अमन के लिए एक खतरा बना हुआ है, उसको रोकना कितना ज़रूरी है। जिस तरह एक बौला कुत्ता होता है, वो इलाके के लोगों को काटता है तो आखिर में उसे गोली मारनी पड़ती है, तो एक किस्म का इस वक्त वो बौला कुत्ता है जो कि काटता फिर रहा है। मोदी वो है जो कि एक गुजरात कसाई के तौर पर जाना जाता है, जिस पर अमेरिका पर जाने पर पाबंदी लगी थी, लेकिन चूंकि भारत की वजारत उज़्मा उसे मिल गई थी, इस वजह से अमेरिका में फिर बहरहाल एक मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर उनका जाना लाजमी ठहर गया। तो कहने की बात यह है कि इस वक्त एक बार फिर
गुजरात में जिस तरीके से मुसलमानों को शहीद किया गया, मैं गुजरात के हवाले से मैं बताऊंगा, ये जो अभी मुसलमानों के घर 250 से ज़ायद जलाए गए हैं, ये मोदी के जो गुंडे मवाली, ये जो RSS है, ये जो बजरंग बली और इस किस्म की जो तंजीमें हैं, इनकी जानिब से ये जो सारा कुछ किया गया है। अब ये पहले ज़रा एक वीडियो देखिए, उस वीडियो में मुसलमानों के साथ जो हालत ज़ार हो रही है, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम दुनिया के लिए, वर्ल्ड जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए, आपके UN के लिए, और ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं उनके लिए। ज़रा ये वीडियोस देखिए। आज 21वीं सदी में आज मोदी के गुंडे मुसलमानों को एक बार फिर गुजरात की तारीख को दोहराते हुए कत्ल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ अब उनके घर जलाए जा रहे हैं, बस्तियों की बस्तियां जलाई जा रही हैं, और इस वक्त खुद भारत के अंदर जो अमन पसंद लोग हैं, जो कि बहुत कम तादाद में हैं, वो सरकारी दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त बात कर रहे हैं। इलेक्शन जुनून इस वक्त मोदी के खत पे सवार है और वो किसी भी सूरत कोई भी बड़ा एडवेंचर करना चाह रहा है। और अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक पुलवामा टाइप का एक और अटैक करने का भी प्लान हो रहा है, इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाने का अटैक हो रहा है। और उसमें हमारी इत्तलात के मुताबिक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल है, वो मास्टरमाइंड है, रॉ मिलकर मजीद लोगों को मरवाएगी, मजीद लोगों का कत्लेआम करेगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा दरिंदा है, और उसने ये अभी जिस तरह मुसलमानों की बस्तियां जलवा रहा है ताकि एक माहौल क्रिएट हो और इस्लाम मुखालिफ, मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ नारे पर अगर वो इंडिया के अंदर इलेक्शन जीता था तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया। इससे पहले भी बहरहाल जीत चुका है। गुजरात में आपको याद करवाऊंगा कत्लेआम जो हुआ था, उसमें ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, इस वक्त वजीर आजम है भारत का, उसने किस तरह बंदे मरवाए, और जो उस कत्लेआम में शरीक था बलवा, वो क्या इंकशाफात कर रहे हैं, जरा उसको देखिए। किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो, काटो, जलाना। अपने हिंदू बदमाश है, हिंदू बदमाश इसलिए बोलता साहब कि हमारे नजर के सामने हिंदू इतने बदमाश है, वो लोग बहुत लोगों ने लूटने मेरे। अरे सर, इनको जिंदा मत रखो तो क्या अपना ये सब। वीडियो वाला आया था, मीडिया वाला, उसको भी जला दिया। हाँ, और मैं बहुत लोगों जय माता जी करके भी भाग गए, वो भी हुआ है। हमको जय माता जी को तिलक लगाया और बोले जय श्री राम, जय माता जी, भी हुआ है। तो काम तो वो पाटेकांड का बहुत अच्छा हुआ था। और हम तो आज भी हम मुसलमान के सामने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और हमको तो एक ही है कि हमको राजकारण से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूँ राजकारण विश्व परिषद संस्था है, हिंदू संस्था है साहब। राजकारण इतना ही होना चाहिए कि अपन को कोई उसमें मगजमारी नहीं। अपना राजकारण कितना होना चाहिए, जैसे अपन ने किसी मुसलमान को मार के आए, पीट के आए, कैसा लगता है जब मारते कैसा मजा आता है सब। उसको मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया, पाठ्यक्रम जो तो कैसा लग रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उसने बातें सुनते थे, कर दिया। सब फोन भी कर रहे थे और उसके बाद में सब दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहां पे सलीम करके एक था, जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, सब फाड़ गया था, जीप के अंदर घुस गया था। तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए। तो बोलता है पुलिस वाला, बोले इसने मारी, उसको बोले मार ही डालना, जिंदा छोड़ेगा तो बयान देगा ना, बोले उसको पूरा थोड़ा दूर ले जाके पूरा कर दिया। तो नरेंद्र में उसके लिए आए थे, वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे हिंदू में। तो जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने, बताइए तो कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की
और नरेंद्र ने हमको छुड़ाया, तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। देखो जी, जेल से नरिंदर भाई ने छुड़ाया, नरिंदर भाई। अब नरिंदर भाई उस वक्त वजीर आला गुजरात थे, और इस बलवे में क्या था, बस मुसलमान हो, औरत हो, बच्चा हो, लेकिन मुसलमान हो, जो भी हो, लेकिन मुसलमान हो, काट दो, जला दो, गिरा दो, मार दो। ये है नरेंद्र मोदी की सोच, और यही हम मनाजिर एक मरतबा फिर भारत के अंदर देख रहे हैं, जिसमें मुसलमानों की बस्तियों को जलाया जा रहा है। 250 से ज्यादा घर जला दी। अब इस बारूद के दहाने पे बैठे भारत के लिए जो बड़ा मसला बना है वो है खुद भारत के अंदर आजादी की तहरीकें। कश्मीर में मजालिम की वो तारीख उन्होंने बर्पा की है, लेकिन कश्मीरियों का अज़्म हर खंजर पर, हर गोली पर और बढ़कर सामने आता है। इसी तरह सिखों के जिस तरह कत्लेआम भारतीय सरकार ने किया, और कत्लेआम में सिखों को जिस तरह चुन चुन कर मारा गया, और वहां खालिस्तान बनने के लिए अब तहरीक फैसला कुन मोड़ पे है। तो इस वक्त जहां कश्मीर फैसला कुन मूवमेंट में है, वैसे ही खालिस्तान भी फैसला कुन मूवमेंट में है। कश्मीरी भाई और सिख भाई दोनों हुर्रियत की इस जंग में एक हो चुके हैं। जरा देखिए, आज जो हमारे सिख, पाकिस्तानी, कश्मीरी बहन भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं उन तमाम को, इन तमाम कैमरों की मौजूदगी में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ब्रेक्सिट की बात आई तो आपने कहा कि ब्रेक्सिट में क्योंकि लोगों ने अपनी वोट दी, रिफरेंडम हुआ और उन्होंने कहा कि हम यूरोप के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए बरतानिया में ब्रेक्सिट होके रहेगा। मेरा सवाल ये है बरतानिया के तमाम सियासी जमातों से, हुक्मरानों से, कि अगर यहाँ पे ब्रेक्सिट हो रहा है, लोगों को उनकी राय देने का हक है, तो कश्मीर के मजलूम लोगों से यह हक क्यों छीना जा रहा है? वहाँ के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही? ये हैं जी कश्मीरी जवान और सिख और पाकिस्तानी जहां खड़े होकर कह रहे हैं कि ब्रेक्सिट के लिए रेफरेंडम हो सकता है, यदि बरतानवी अवाम नहीं चाहती यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना, तो फिर किसके लिए रेफरेंडम हुआ? तो वहां तो फिर एक बड़ा जायज़ हक है, वहां तो मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। कश्मीरियों को रेफरेंडम क्यों नहीं करवाया जाता? तो वो दुनिया को बता रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि भारत के अंदर 21 सिख रेजिमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। भारत के अंदर भी एक बड़ी जबरदस्त मूवमेंट है, और जो चालाकियां हैं भारत की वो समझी जा रही हैं। हमारे सिख भाई ने इंडियन मीडिया को और भारतीय सरकार को एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, जरा वो भी देखिए। काफी दिन तो ना एक वीडियो चल रही है जी इशात वर्मे की चल रही है कि सानू जी असीं 31 बंदे बम बन लिए तैयार हैं, सानू पाकिस्तान हैलीकॉप्टर छुटिया जाए तो असीं फलाना तबाह करते हैं, टिंगड़ा करते हैं। मैं उन्होंने कहना चाहना भी सज्जना, वो भी उधर मावा के पुत छी वर्गे जवान है, ठीक है, हाथ आ गए ना तुसीं उन्हां दे पुत, ठीक है, ते तुहाडी दे कात ये है बांदर सेना पुठे कम लकी ना जराबां चमचे ना रामां दा तुहाडी। ठीक है जी, तुहाडी आहो। अच्छा जी, दूसरी बात, खालिस्तान का नक्शा भी जारी हो गया, जरा दिखाइए जी खालिस्तान का नक्शा। अब ये इंशाल्लाह खालिस्तान बनने जा रहा है, हम सिख बिरादरी के बिल्कुल साथ है। ये जी खालिस्तान का नक्शा है जो कि अब सिख भाइयों ने जारी कर दिया है। अब मुझे एक बात बताएं, ये 2 टके के जो चौधरी बने बैठे हैं भारत सरकार, ये किधर बैठे हुए हैं? किस जोम में? मरासियों वाली अक्कड़ इस बंदे, इस मुल्क की है जो कि अब जाने वाली है। और अब ये खालिस्तान का नक्शा जारी हो चुका है, और इस नक्शे में आप खुद देख सकते हैं कि अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर तो है ही पाकिस्तान, उसके बाद आप खालिस्तान भी देखेंगे, आसाम भी देखेंगे, 22 मुख्तलिफ रियासतें खूबसूरत कलियों की तरह भारत से अलहदा होकर जब इस दुनिया में अपना सर उठाएंगी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं भारत की क्या औकात होगी। अब एक ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे औरत मार्च की सरपरस्ती कौन कर रहा था। ये जो लिबरल आंटियां हैं, ये मोमबत्ती माफिया वाली आंटियां, जैसे ये भी बताऊंगा मैं आपको कि इस औरत मार्च में बहुत सारी औरतें थी नहीं, वो कौन थी मैं बताऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद, और हम बात करेंगे 8 मार्च को होने वाले औरत मार्च की। और ये औरत मार्च के नाम पर जिस तरह की उन्यानियत और जिस तरह का एक इंसानियत को शर्मा देने वाला सलूक नाम नेहाद खवातीन ने किया, ये आंटियां जो निकली थी, आपने आंटियों को देखा होगा जिन्होंने मुख्तलिफ प्ले कार्ड उठाए हुए थे और उन प्ले कार्ड पे इंतहाई वल्गैरिटी नज़र आ रही थी और हकीकत में नज़र आ रहा था इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड किस्म की औरतें हैं ये। औरतें इनमें से बहुत सारी नहीं थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया था, वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि वो क्या थी। अच्छा, ये जो खवातीन निकली हैं ये बड़े देर से इस चीज़ का कर रही थी, लेकिन कहने की बात यह कि अपने जो सयाद है खुद अपने जाल में आ गए। इस मरतबा ये आंटियां फंस गई, इस मरतबा ये आंटियां ऐसे फंसी हैं कि वैसे तो बड़े अरसे से ये पाकिस्तान के खानदानी निज़ाम को तबाह करने के लिए एक वेस्टेड इंटरेस्ट में ये एजेंडा चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तानी खवातीन मैदान में आ गए और उन्होंने भरपूर तरीके से इन आंटियों की ठीक ठाक छतरोल भी की है, फैंटी भी लगाई, इन्हें बताया कि माइंड योर ऑन बिजनेस, अपनी हद में रहो, और ये क्या बकवासबाजी लगाई हुई है। ये एक बात याद रखिए, जितनी भी औरतें थीं, सबसे पहली बात ये औरतें नहीं थीं, इन्हें औरतों के नाम पर धब्बाई कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उन्होंने खुद ही इन्हें काफी अच्छा जवाब दिया, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन ये फ्रस्ट्रेटेड औरतें हैं और ये औरतों के हकूक के लिए तो डेफिनेटली निकली नहीं। 5-5 हज़ार रुपए में कई औरतों को यहां लाया गया था। लाजमी बात है 5 हज़ार रुपए में प्ले कार्ड उठा के क्या 1-1.5 घंटे में अच्छी दिहाड़ी है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत खतरनाक। अच्छा, जरा आप प्ले कार्ड एक दफा चलाइएगा, फुल स्क्रीन चलाएं। ये शादी के अलावा बहुत काम है, बहुत बिजी खातून लगती है भाई ये औरत, आंटी सॉरी। अच्छा, ये क्या है जी, चादर और चार दीवारी, ज़हनी बीमारी, ज़हनी बीमारी। अच्छा, खुद चादर ली हुई है वैसे। अच्छा, समझ नहीं आ रही, कब्बा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा, अपना टाइम आ गया। एक में सिगरेट पकड़ा हुआ और एक में गलत इशारे कर रहे हैं और एक में पता नहीं कुछ पहना हुआ और एक में क्या, मतलब ये गंदगी। अच्छा, ये क्या लिखा है जी, मैं अकेली आवारा आजाद। अच्छा, अपने आप को आवारा कह रही है। अच्छा, ये औरत हो सकती है, आप खुद बताएं, जो अपने आप को आवारा कह रही है, इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये बिस्तर गर्म करने और पता नहीं खाना खुद गर्म करने की बात की हुई है। इस तरह के 3rd क्लास किस्म के इन्होंने अपने प्ले कार्ड उठाए थे और उन प्ले कार्ड्स के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी खवातीन को जरा डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने आगे से डिस्टर्ब कर दी, बड़े बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुए। मैं भी आपको बताऊंगा कि इनके पीछे कौन था, ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, ये इसके पीछे रॉ का क्या सीन है, रॉ इसके पीछे क्या कर रही थी। अच्छा, मैं आपको एक बाबा जी दिखाऊंगा। अब बाबा जी ने ना एक तारीख रकम कर दी है, जरा पहले उनकी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद उन पर थोड़ी सी बात करके आगे आपको मैं चंद अहम बातें बताऊंगा कि इस सारी औरत मार्च के पीछे ये रॉ क्या कर रही थी, ये रॉ का कहां से सीन आ गया। तो पाकिस्तानी एजेंसियों को इस पर सोचने की जरूरत है। जरा बाबा जी को चलाइएगा। आप मुझे ये बताएं, औरत मार्च में आज बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? लगता है कि ये वाकई जो कुछ हो रहा है ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल कम हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो खवातीन यहाँ जमा हैं और जिन चीजों की डिमांड की जा रही है, जिन बातों के मुतालबात किए जा रहे हैं, वो वाकई हकीकी मुतालबात हैं, वो हकीकी मसाइल हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये हकीकी मुतालबात है और इसमें हर तबके की औरत है, ऊपर की भी तबकात की भी है और जो लियारी और ड्रिक कॉलोनी और लांडी की भी खवातीन मौजूद हैं। तो ये खुशाइन बात है और सबको बाकायदा नुमाइंदगी भी मिल रही है। उनके वो आमदनी है और उनकी लियाकत को नहीं देखा जा रहा। और है और ये है, आप जब तक निकाह को नहीं खत्म करेंगी, ये नाइंसाफियां, जुल्म और तशद्दुद जारी रहेगा, जिसमें यहाँ किसी ने कोई बात नहीं कही। ये आपको ये दिलचस्पी के लिए और बता दूं कि निकाह जो है हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था। 1825 में अंग्रेज ने नाफिज किया है। जैसे अंग्रेजी हमारे पर मुसल्लत कर दी, ऐसे ही निकाह मुसल्लत कर दे। बाबा जी सठिया गए हैं और मतलब कहते हैं अड्डी तेनू आग लगी। अब उम्र देखें बाबा जी, अपनी कबर में टांगे हैं आपकी, आप अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आपने तो आज हमें यह बताया है, एक नई तहकीक, पता नहीं कहाँ से उन्होंने तहकीक की है कि अंग्रेज हमारे इधर शरीयत नाफिज करने आए थे, निकाह उन्होंने नाफिज किया है और वो कहते हैं जी बहुत कम हो रहा है। अब ये बाबा जी नहीं बोल रहे, ये अंदर के शबंटू बोल रहे हैं जो इन्हें मिले हुए हैं, ये एजेंडा बोल रहा है। और पैसा मिलता है और वैसे भी जो गद्दार लोग होते हैं तो फिर गद्दारी में आ जाता है। अल्लाह ताला हिदायत दे, हम हिदायत की दुआ करेंगे और साथ साथ यकीनन ये जो जैसे जैसे लोग बेनकाब होंगे, पाकिस्तानी ऐसे कहाँ हो सकते हैं भाई,
पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। मुझे एक बात बताएं, बद से बदतरीन बंदा भी क्या ये बात कर सकता है? और बुजुर्गी में तो वैसे कहते हैं कि हया की तरगीब और तरबियत दी जाती है, लेकिन यहाँ तो बाबा जी कुछ और ही बता रहे थे। काश के आज बाबा जी खुद कोई बुनियान में सिर्फ होते या फिर पूरा गोरा बन के आए होते या पूरा अपने करते मेरा जिस्म मेरी मर्जी की तरह कोई अपना भी सिलसिला कर रहे होते। लेकिन मैं आपको बताना कोई पीछे इनके कौन है। अच्छा जरा ये चलाइएगा भाईजान, एक आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर में आपको बताता हूँ कि ये औरत मार्च में क्या हो रहा है। अच्छा ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बंदा जो है लतीफ उर्फ पख्तून जोए है। ये जो आपकी पीटीएम है उनका बहुत बड़ा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। अब ये कान में फोन लगाए क्या कर, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं एक पोस्टर पकड़ा हुआ, ऐनक काली ऐनक पहनी है, ये खान जमान काकड़ है। ये भी पीटीएम की कोर कमेटी का रुकन है। अब पीटीएम कहती है कि जनाब हमारा तो इस औरत मार्च से कोई ताल्लुक नहीं है जी, आप काकड़ साहब देख लें। तो कहने की बात है लतीफ पख्तून जोए और ये लोग इधर क्या कर रहे थे। इस तरह और बहुत सारे लोग थे जो पीटीएम के बीच में शामिल थे। अभी आप मंजूर पश्तीन से पूछें भाई अगर तुम लोगों का इससे ताल्लुक नहीं है तो फिर तुम लोग इधर क्या कर रहे थे? तुम्हारे इधर जो कारकुन हैं और या तुम्हारे जो इधर लोग एक्टिविस्ट हैं वो इधर क्या कर रहे थे? अच्छा अब जब पीटीएम की बात आ गई तो बराह रास्त रॉ की बात आ गई, लाउड एंड क्लियर, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो ये औरत मार्च के पीछे ये आपकी पीटीएम, इस तरह की एनजीओ जो कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं और इस तरह के पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं। मैं अभी आपको खास तौर पे ये जो खवातीन है, अच्छा मेरी इत्तलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ट्रांसजेंडर्स भी थे। हकीकत में खवातीन कम थी और ट्रांसजेंडर ज्यादा थे। अच्छा दो तरह की खवातीन थी इनमें, एक वो जो बराह रास्त वेस्टेड इंटरेस्ट में ऑर्गेनाइज करके अपने आप को सो कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए आंटियां आ जाती हैं। एक वो थी जो घर की काम वाली थी जिन्हें अंग्रेजी क्या उर्दू भी पढ़ने नहीं आती, लेकिन उन्हें भी कपड़े शपड़े अच्छी तरह पहना के उन्होंने प्ले कार्ड पकड़ा दिए। इसके अलावा एक तीसरा जो जेंडर था वो ट्रांसजेंडर था, खुसरे जिसे हम दूसरे अगर नहीं समझ आ रही तो वो लोग बीच में शामिल थे। तो कहने की बात यह है कि अच्छा ये तो अपनी तरफ से बड़ा पाकिस्तान के अंदर दुनिया को पैगाम देने के लिए मार्च किया गया कि हम तो बड़े पाकिस्तान की खवातीन के हकूक लड़े। मैं आपको यकीन जानिए इनसे बड़ी जालिम आंटियां कोई नहीं, इन्हें कोई औरतों से हकूक कुछ नहीं है, बस शमंटू मिलने चाहिए, पैसा मिलना चाहिए अपने बेस्ट इंटरेस्ट के साथ। तो पाकिस्तानी आईडी कार्ड रखती हैं। ऐसे लोगों को इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इनके आईडी कार्ड लेके वापस रॉ के पास भेज दें, वहां ठीक इनकी तवाज़ो की जाएगी। देख बताएंगे वो आपको मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। आप लोगों के तसव्वुर ही बदल के रख दिए एक औरत का। अच्छा हमारी औरतों ने, हमारी माओ बहनों ने, हमारी बेटियों ने इनके मुंह पे तवांचे कैसे मारे वो जरा आपको दिखाता हूं मैं। जरा ये दिखाइएगा कि इस मार्च में मुसलमान खवातीन को, पाकिस्तानी खवातीन को खराब करने के लिए जो हरकतें करने की कोशिश की, उन हरकतों को अगर हम देखें, सामने रखें, तो हमारी जो खवातीन है उन्होंने शदीद रिएक्शन दिया। औरत मार्च कम और मर्द को नीचा करने का अमल ज्यादा था, एक खातून ने यह लिखा है। इसी तरीके से और बहुत सारी बातें आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे जो सोशल मीडिया पर इन खवातीन की ठीक ठाक तवाज़े की हमारी खवातीन। और अभी मैंने एक बड़ी खूबसूरत आपको वीडियो भी दिखानी जिसमें एक औरत के हाथों इनकी ठीक ठाक धुलाई है। ये सिविल सोसाइटी मोमबत्ती मुआफिया आज औरत के आलमी दिन के नाम पर औरत को ही शर्मिंदा कर दिया। प्ले कार्ड अल हफीज अल ईमान, ये खातून कोई और है। और इस तरह खवातीन के आलमी दिन पर बहुत सारी तस्वीर और कमेंट्स देखने को मिले सोशल मीडिया पर। जो कुछ जज्बात और एहसासात भी लिखूं कुछ समझ नहीं आया, तो बस यही लिख पाई कि एक अकेली औरत की मिसाल मर्द के बिना, चाहे वो उसका भाई या खामन हो, ऐसे ही है जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये एक औरत ने लिखा है भाई, मर्द के बगैर। यानी क्या इन्होंने बयान किया कि पता नहीं पाकिस्तानी मर्द इन लोगों को बड़ा सख्त बुरा करते हैं। फिर इन्होंने लिखा कि टायर बदलना आता है और इन्होंने टायर बदलने के बाद इसी तरीके से आप ये देखिए कि जो हमारी खवातीन हैं उन्होंने इन आंटियों का बाइकआउट किया क्योंकि सबको पता लग रहा है। मैंने कहा ना कि सयाद अपने जाल में खुद फंस गया। अब इन औरतों की शक्लें देखिए आपने, मतलब आप इन औरतों, मतलब मुझे समझ नहीं आई। अगर लिबरल बनना तो पूरा लिबरल बनो, आ जाओ फिर पता लगाओ ना। लेकिन कहने का मकसद ये औरतों के लिए आई नहीं ना, ये खुद औरतें हैं, ये तो एजेंट्स हैं जो कि एक काम करने के लिए है। अच्छा मैं आपको बताता हूं जो खवातीन काम कर रही हैं जिनको हम सलाम पेश करेंगे, ये जरा आप खवातीन की मैं आपको बताता हूं। ये है वो खवातीन जो कि एक मिसाल है, जाहिदा काज़मी साहिबा। ये टैक्सी ड्राइव करती हैं, चलाती हैं और दुनिया को पैगाम दे रही हैं, हाँ हम काम करते हैं। यास्मीन कंवल साहिबा फल फरोश है, मेहनत मजदूरी करके इसी मुआशरे में अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। ये उस्मा
आराज साहिबा हैं, मैकेनिक हैं, हम गाड़ी खराब हो जाती है हम कहते हैं मर्द मैकेनिक, खवातीन भी मैकेनिक का काम कर रही है, मर्दों का मुआशरा लाजमी बात है, औरतों की इज्जत है यहाँ। आसिया खान पराठा फरोश हैं, ये अपने पराठा वगैरह फरोख्त करती हैं, इनको इसमें कोई गर्ज नहीं कि कौन क्या कर रहा है। इसी तरीके से नाज़रीन आपको मैं ये अहम बात बताऊं कि इस वक्त राइट नाउ हमारे इधर बड़ी कालेदम तंजीम और ये वो जो सारा कुछ नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से आजकल एक्शन चल रहा है, अच्छा इन लोगों को कौन पकड़ेगा? इन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पहले तो ये थोड़ा बहुत करती थी, अब इन्होंने बहुत चूंकि ज्यादा किया तो इनका इतना हैवी लेवल पे एक्सपोज हो गया ये सारा प्लान कि पाकिस्तानी खवातीन, पाकिस्तानी अवाम उन्हें जान भी चुकी है और पहचान भी चुकी है। और अब ये जान चुकी और पहचान चुकी होने वाली अवाम और खवातीन ये मुतालबा करते हैं कि मोमबत्ती माफिया आंटी, देखिए पाकिस्तान के अंदर रहने वाला बंदा रॉ के लिए काम करे भाई, क्यों? हम इजाजत नहीं देते भाई, आई एम सॉरी, हम इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान के अंदर रहना है, पाकिस्तान का प्रचार करना है, और देन के अंदर खुन्नास है उसे अपने घर तक महदूद रखना है, बाहर आओगे तो बुरा सलूक होना चाहिए। तो हमारा पाकिस्तान की हुकूमत से यह मुतालबा है, एजेंसी से यह मुतालबा है, पकड़ के अंदर करें या रॉ के पास भेजे, जहां जहां से आए, जिन जिनका एजेंडा करें। पाकिस्तान का कार्ड इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए। एक खातून के हवाले से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में खातून ने जितनी इन आंटियों की तवाज़ो की है, मजा आ गया। जरा एक खातून के हाथों इन आंटियों की तवाज़ो, जरा वीडियो प्ले कीजिएगा। जो खवातीन मार्च हुआ उसके हवाले से आप सब वाकिफ हैं और मुख्तलिफ किस्म की राय हर तरफ से आ रही है। अब यहाँ जो मकसद मुझे दिखाई दिया वो थी अपनी कुछ ज़ाती फ्रस्ट्रेशन को उजागर किया गया। जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर पाबंदियाँ हैं और उन पाबंदियों को आप पब्लिक में लाकर, जैसे हम अपने मैले कपड़े लाकर सड़क पर धोना शुरू कर दें। मैं उन तमाम खवातीन को ये उनसे कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ यू ना, टुडे आई एम वेरी मच अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं भी औरत हूँ। दो तरह की शोहरत होती है, एक सस्ती और एक महंगी। ये सस्ती शोहरत होती है। आपने वैसे फेमस होना है तो कोई वीडियो, आजकल बड़ी फनी वीडियोज़ वायरल कर दें। इस तरह से पूरे मुल्क की इमेज का तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी आपको? और इस तरह से आपको ये अपने आप को नुमाया करने की, और मैं दुपट्टा नहीं लूंगी तो चाय खुद बना लो, मोजे खुद ढूंढ लो। मुझे ये बताएं, जिसको आप चैलेंज करके बात कर रही हैं, क्या उस मर्द के बगैर आपका, मैं कहती हूं कि कोई एक दिन नहीं, एक मिनट, एक सेकंड निकाल कर दिखाएं। मैं आप ही के इंटरेस्ट की चीज की बात कर लेती हूं, मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूं। साइंस में मुझे साबित कर दें कि एक मर्द के बगैर औरत वजूद में आ सकती है। मैं जिंदगी गुजारने का नहीं कह रही, मैं शादी का नहीं कह रही, मैं आपकी लाइफ को यानी थ्रू आउट स्पेंड करने का नहीं कह रही, सिर्फ वजूद में आकर दिखा दें एक मर्द के बगैर। चलें वो मर्द तो बुरे हो गए कि जिनके साथ आपकी शादी हो गई या जिन्होंने आपको धोखा दे दिया या ये हो गया वो हो गया। उस मर्द का क्या, जिस तरह से आप सड़क पर प्ले कार्ड उठाकर घूम रही हैं, उस मर्द का क्या जिससे आप पैदा हुई हैं? आपका बाप भी एक मर्द है, आपका ठीक है बेटा होना, आपका भाई भी एक मर्द है। और अगर उनकी बीवियां या आपकी माँ इस तरह से प्ले कार्ड उठाए कि अपने मोजे खुद ढूंढो, खाना खुद पकाओ, खाना गर्म कर लिया करो, ये करो, आप ये सब करके साबित क्या करना चाहती हैं? कि आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगी। कुदरत का उसूल है, कोई चीज जब नेचर के अगेंस्ट गई है, जब गई है, वो चीज बर्बाद हुई है। जिसको अल्लाह ने सुपीरियर पैदा किया वो सुपीरियर है, वो आप कुछ कर लें वो सुपीरियर रहेगा। क्योंकि सॉरी टू से, ज़र्फ में आप कभी मर्द के बराबर नहीं हो सकती। ये मैं हमेशा कहती हूं, बहुत आला ज़र्फ ज़ात होती है मर्द की। तो इसलिए मर्द करके बहुत लिबरल बनने की जरूरत नहीं है। और औरतों के नाम पर धब्बा ना लगाएं, पाकिस्तान की ये पिक्चर पेश ना करें कि हम फीमेल्स ऐसी हैं, हम बिल्कुल ऐसी नहीं हैं। आप एक तरफ कहती हैं कि गोश्त भी खुला और ना उस पर जानवर झपटे ना उस पर परिंदे झपटे। शिकार उसी गोश्त का होता है जो नंगा होता है। तो नंगा गोश्त ना बने, अपनी नेचर के अगेंस्ट जाएंगी, टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस दुनिया में पहली तख्लीक भी मर्द है। चांद आपको कहा जाए, सूरज आपको कहा जाए, सूरज की रोशनी से मर्द आपको तशबीह दे, चांद से आपको दे, लेकिन कैसे भूल जाती हैं कि चांद होता है, होती नहीं है। सूरज होता है, होती नहीं है। बादल होता है जो साया देता है, वो होती नहीं है। लेकिन सिर्फ जमीन होती है, और आप जमीन है। अपनी जगह को पहचाने, उस हवाले से नहीं कि जमीन नीचे होती है, इस हवाले से कि जमीन सैराब होती है, जमीन प्रोडक्टिव होती है, जमीन सुकून होती है, जमीन आसरा होती है, जमीन ठंडक होती है, जमीन मोहब्बत होती है। सलाम है इस खातून को, किस खूबसूरती के साथ इन्होंने एक तरबियत भी की और साथ ही साथ इस मोमबत्ती माफिया को, इन आंटियों को जवाब भी दिया। लेकिन एक बात बताऊं, आज मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो लिबरलिज्म है, ये लिबरल कहकर होता है, तो ये मैं सॉरी,
इसे ये लिबरल लोग नहीं हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। इन फ्रस्ट्रेटेड लोगों से आपने बच के रहना है और इन फ्रस्ट्रेटेड लोगों को इसी तरह जवाब मिलता रहना है। ये आज बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, दोबारा भी ये आएंगे लेकिन अपनी ढिठाई पे आएंगे, लेकिन उम्मीद है उससे पहले पहले इन लोगों को भेज दिया गया होगा रॉ के पास या फिर अपने जहां जहां आका इन्हें बैठ के इनकी डोरियां हिला रहे हैं उनके पास। अभी इस खातून ने क्या कहा, हम फीमेल्स ऐसी नहीं हैं। तो भाई पाकिस्तान की फीमेल्स ऐसी नहीं, इसलिए हाथ से सीधी सीधी बात है, ये फीमेल्स थी ही नहीं। पाकिस्तान की फीमेल्स ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये फीमेल्स नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान अगर इनमें से किसी के पास फीमेल का शनाख्ती कार्ड है तो उसे ट्रांसजेंडर शनाख्ती कार्ड में ले आए, ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि ट्रांसजेंडर से भी पूछा जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी बहुत मुहिब्बे वतन हैं, इस बात को याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर भी मर मिटने के लिए इस मुल्क के लिए तैयार हैं, तो इनके लिए कोई अलहदा ही खाना बनाना पड़ेगा। तो उस खाने की बनाने और कानून साजी की टेंशनों में पड़ने की बजाय बेहतर है इन्हें पहले एक घर में भेजा जाए जिसकी 4 दीवारी आगे सुलाखें, और उसके बाद इन्हें वापस उस जगह पर सुधार दिया जाए जहाँ से इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं और ये यहाँ से अपने अपने जो अपने अपने वो कहते हैं ना खड्डों से बाहर निकल आते हैं, अपने अपने बिलों से ये बाहर निकल आते हैं और आकर अवाम के औरत के हकूक़ की बात करते हैं। ये भारत के अंदर, भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे रेपिस्तान कहा जाता है। खवातीन के साथ ज्यादती में टॉप लेवल पे पहले नंबर पे आने वाला भारत है। मजाल है इनकी जबान से कोई लफ्ज भारत के खिलाफ निकले, क्योंकि भारत के जैसे पैसे मिलते हैं वो अपने एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं। तो आप लोगों ने मोहतात रहना है। तय तक से हसान हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।